हम लोग बात कर लेते हैं आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। राइट, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की बात करेंगे बेटा, है ना। काफी छोटा सा यूनिट है जिसके अंदर में हमको मेनली क्या चीजें डिस्कस करनी है। तो हमको डिस्कस करनी है स्ट्रेस एंड हमको डिस्कस करनी है यहाँ पर स्ट्रेन। ठीक, फिर इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप देखेंगे जिसको हम लोग कहेंगे हुक्स लॉ। ठीक है, इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर में एज सच और कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मैकेनिकल कन्वर्जेंस देखने को मिलेंगे, दैट्स ऑल। तो मेनली स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर है। एक्चुअली अगर इस चैप्टर के पहले के चैप्टर्स में आप देखोगे तो आपने कहा था कि भाई मेरे पास एक एक्सटर्नल एजेंट है और वो एक्सटर्नल एजेंट मतलब एक्सटर्नल एक फोर्स है, ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपने अब तक पढ़ा कि उसमें मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कॉज होगी मतलब उसके अंदर में मिल जाएगा वर्क डन। जब वर्क डन कॉज होगा तो मे बी, है ना, किसी फील्ड के अगेंस्ट अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल के टर्म्स आपको देखने को मिलना शुरू हो गए थे। बट व्हाट अबाउट दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब मेरा ऐसा कहना है कि अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा जिसमें वो पूरे ही उसके एटम्स अलाइंड होंगे। अगर मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर अप्लाई करता हूं तो मैं क्या मानता हूं कि भाई इस ऑब्जेक्ट में अगर हो जाता है सपोज शेप में कोई चेंज, मतलब मैं थोड़ा सा और पीछे लेकर के चल रहा हूं। जब हम लोगों ने बात करी थी एनर्शिया की, एनर्शिया याद है, ये क्या है बेटा, इट्स अपोज द चेंज ऑफ स्टेट। तो इनर्शिया में आपने चेंज ऑफ स्टेट में आपने पढ़ा किसके बारे में, तो अब तक आपने पढ़ा था मोशन के बारे में। मतलब रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है, जो रेस्ट में होगा वो मोशन में आने का अपोज करेगा और जो मोशन में होगा वो रेस्ट में आने का। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ, अब मैं लिखता हूं क्या, शेप। तो अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं वही इनर्शिया ऑफ शेप की। मतलब मेरा कहना है किसी ऑब्जेक्ट में अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसके शेप में क्या मिलेगा, चेंज। एंड दैट चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तो भाई इसको अपोज करेगा कि भाई आप चेंज मत करो। मतलब आपने यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये दो, और एक बना लेता हूं, मान लो ये तीन एटम्स के ऐसे कोई मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, राइट। जब आपने फोर्स लगाया तो ये वाला जो एटम है ना, यहाँ पे ये जो वाला एटम है ये मूव होकर के आगे आ जाएगा, ये यहां से मूव होकर के आगे आ जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच की अब रिलेटिव डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कंपैरेटिवली क्या हो गई, कम हो गई। अब रिलेटिव डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होने का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, तो यहां पे इनके रिलेटिव डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होने का सीधा मतलब है, राइट, कि आपने एक एक्सेसिव फोर्स इसके ऊपर लगाया। अब जब आप ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर लोगे तो फिर क्या होगा बेटा, तो आप कहोगे सर जी ये जो एटम यहां पे खिसक के गया था ना, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट फील कर रहा है एक रीस्टोरिंग फोर्स। क्या फील कर रहा है बेटा, एक रीस्टोरिंग फोर्स फील कर रहा है। ये चलेगा क्या, इसमें किसी को दिक्कत परेशानी, आई होप नहीं हो। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो फील कर रहा है ना, ये थोड़ा सा समझने की कहानी है यहां पे कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, ठीक है, तो पर यूनिट एरिया पर यही रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दिया स्ट्रेस। क्या है ये, स्ट्रेस। यूनिट विल बी सेम, मतलब ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जैसे आपको प्रेशर मिलता था वैसे ही है, लेकिन प्रेशर और इसमें दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया है, ठीक है ना। अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करोगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, एम एल टी माइनस टू अपॉन में नीचे मिल जाएगा आपको एल टू, मतलब फाइनली आपको मिल जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो देखो स्ट्रेस के, है ना, हमारे पास में जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो जाए, नॉर्मल, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास में है वो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब इनकी अलग से बात करते हैं, सुनो। नॉर्मल स्ट्रेस जो है ना, ये दो तरीके का है। जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है ये हमारा दो तरीके का है। कौन कौन से दो तरीके बेटा, तो एक मिलेगा मेरे को टेंसाइल
स्ट्रेस, और दूसरी तरफ मुझे मिलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब आओ चलो हम जरा इनकी अलग अलग से बैठ करके बातें कर लेते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। स्ट्रेस का मतलब समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। चलो, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस की, है ना। टेंसाइल स्ट्रेस का सीधा सिंपल सा मतलब है बेटा कि सपोज अगर एक कोई ऐसा रॉड है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर खड़े होकर के यहां से मैंने एक एफ अमाउंट का फोर्स लगाया। तो जब मैं एफ अमाउंट का फोर्स लगाऊंगा, ये ऊपर वाला जो सरफेस है ना, ये फिक्स्ड है, इधर फिक्स्ड पॉइंट पे लटका हुआ है। तो जब मैं ये फोर्स लगाऊंगा तो मैं ये कंसिडर करता हूं कि इसकी लेंथ में ये एक छोटा सा इंक्रीमेंट देखने को, ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट मिला है दिस इज डेल एल, और ये यहां से यहां तक जो चेंज, जो ओरिजिनल लेंथ थी वो क्या है, इसकी एल। ठीक है, तो मेरे एफ अमाउंट के फोर्स लगाने से ये क्या हुआ, डेल एल इसके अंदर में चेंज आया है। ये है टेंसाइल स्ट्रेस। जब आप क्या करते हो, जब आप इसको एक्सपैंड करते हो तब। और इसके जस्ट उल्टा जो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस मिला था, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आपको मिला है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में जब आप बात करोगे तो जस्ट इसका उल्टा काम करोगे। क्या बोलोगे, आपने कहा सर जी मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है, इस पे अगर मान लो एक ऐसा रॉड है और ये पूरी चेंजेस सिर्फ लेंथ वाइज होती है, राइट, है ना। अब इस रॉड के ऊपर मैंने ऊपर की तरफ एक एफ अमाउंट का फोर्स लगाया, तो ये रॉड जो है ना पहले के कंपैरिजन में अब कंप्रेस हो गई, मतलब अब रॉड इतनी सी बची है। जब आप उल्टा फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो अब इसके लेंथ में जो चेंज आई है वो अभी भी मैं कहता हूं कि ये डेल एल है, और ये ओरिजिनल लेंथ जो था वो कैसा था बेटा, एल था। मतलब कुल मिलाकर के आपको एक बात समझ में आ रहा है कि ये कंप्रेस हो रहा है और ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ है ना वो बड़ी होगी, कंप्रेस होने के बाद छोटी बची, और यहाँ पर एक्चुअल लेंथ जो मिलेगी मतलब एक्सपैंड होने के बाद वो बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों में आपको डिफरेंसेस समझ में आए हो तो जल्दी से अब एक काम कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है लिमिट डेल टी टेंडिंग या डेल ए, सॉरी, डेल ए टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल एफ एन अपॉन में ए। मतलब आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया अपॉन में जो उसके एरिया में चेंज आया। चलेगा क्या, किसी को दिक्कत? देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास में क्वेश्चन है, टू रॉड्स ए एंड बी ईच इक्वल बट डिफरेंट मटेरियल सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन सपोर्ट। ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक कॉमन सपोर्ट से लटके हुए हैं, राइट, है ना। मैं डायग्राम बना, एक रॉड ये है, एक रॉड जो है, ठीक, यहां पे एक वेट लटक रहा है W2, ऐसा खेलता हूं, मतलब ये फोर्स है एक्चुअली, है ना। और यहाँ पे एक वेट लटकाया है, इसको हमने ना, दिस इज W1, दिस इज ए, दिस, चलेगा। चलो, W1 जो है ना, यहाँ पे W1 जो लग रहा है ये है बेटा 600 न्यूटन, और W2 जो लग रहा है वो है 6000 न्यूटन, ठीक है। चलो, अब थोड़ी सी और बात हो जाए कि अगर इन दोनों के एरिया की बात करें, मतलब इसका एरिया जो है वो है 10 स्क्वायर mm, और इसका जो एरिया है वो है बेटा 1000 स्क्वायर mm, ठीक है, कितना है, 1000 स्क्वायर, ठीक। अब पूछ रहे हैं विच वन इज स्ट्रोंगर, दोनों में से कौन स्ट्रांग है, पहला वाला स्ट्रांग है कि दूसरा वाला स्ट्रांग है? कैसे निकालोगे, तो एक काम करो, इन दोनों का नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लें। तो देखो पहले सिग्मा वन निकालते हैं, सिग्मा वन मतलब W1 अपॉन में A1। बताओ, पहले वाले पे 600 न्यूटन आपने अप्लाई कर रखा था और एरिया कितना दिया था आपको, 10। अब 10 स्क्वायर mm में दिया था बेटा, अगर नॉर्मलाइज करोगे तो 10 टू द पावर -6 लिख लूं, चलेगा, किसी को दिक्कत हो तो बोलो।
ये भाई स्क्वायर mm में दिया है, तो 10 इंटू 10⁻³ और स्क्वायर करना है तो इसका फिर से स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, मतलब 10 इंटू 10⁻⁶। ये आपको सिग्मा 1 मिला। ऐसे ही सिग्मा 2 की अगर आप बात करोगे तो सिग्मा 2 कितना मिलेगा बेटा, W2 अपॉन में A2। तो बताओ भैया ये कितना है, ये है 6000 न्यूटन अपॉन में 1000 से इसको डिवाइड किया तो 6000 अपॉन में 1000 इंटू 10⁻⁻। तो भाई अब चलो कर लो सॉल्व। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बचेगा, 60 इंटू 10⁻+6 कर दो, और इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब बताओ कौन सा का स्ट्रेंथ ज्यादा है, पहले वाले का कि दूसरे वाले का। तो आपको दिख रहा है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो रॉड है ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। बी रॉड की टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम है। कोई समस्या परेशानी हो तो बोलिए। बढ़े आगे। यस सर। आ जाओ। अब हम आते हैं शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, अगला जो हमारे पास में है वो है शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस को आप इस तरीके से समझ सकते हो, देखो एकदम इजी तरीके में कि आपके पास में मान लो एक कोई सरफेस है ना। जैसे मान लो मैं एक क्यूब बना लेता हूँ, एक क्यूबिकल सरफेस है हमारे पास में। ये हमारे पास में बेटा एक क्यूब है, राइट। अब क्या किया मैंने, इसके बॉटम को कुछ भी नहीं छेड़छाड़ किया, ये टॉप में अपर मोस्ट पे यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक F अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स लगाया। इसकी वजह से मैंने क्या पाया कि ये जो एंड है ना, ये वाला एंड यहां पहुंच चुका है और ये वाला जो एंड है वो यहां पहुंच चुका है। मतलब ऐसा बन गया। कुछ समझ में आया या नहीं आया? ये अब यहां से बॉटम सेम है, बॉटम सेम है, बॉटम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाला सरफेस क्या हो गया भाई, तो ऊपर वाला सरफेस इस तरीके से ये अब हमारा चेंज हो चुका है। ये यहाँ मतलब नया जो क्यूब बना वो नया क्यूब ये बन रहा है, नया क्यूब जो बन रहा है वो नया क्यूब ये बन रहा है। कोई समस्या? मतलब आपके पास में जो येलो से जो दिख रहा होगा क्यूब वो पहले था, लेकिन आपने यहाँ पे एक एफ अमाउंट का, ये इसको ग्रीन कर देता हूँ येलो, एक एफ अमाउंट का फोर्स लगा सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे। बॉटम देखोगे वहीं का वहीं है, बॉटम में कोई चेंजेस नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला भी सेम है, टाउ से वैसे इसको डिनोट करते हैं, लिमिट डेल ए टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल एफ अपॉन में डेल ए, डेल एफ अपॉन में डेल ए। चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कायदे से इसको भी इसी तरीके से यहां से ये थीटा एंगल होगा, इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर। तो स्ट्रेस समझ में आया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस कहीं पर भी निकालोगे दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ये लिमिट उमिट से घबराना मत भाई, ये नॉर्मली है फोर्स अपॉन में एरिया, चेंज इन फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, क्या होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपने को पता है, फोर्स अपॉन में एरिया। चाहे ये स्ट्रेस हो कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस हो, तब भी क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया। यानी स्ट्रेस का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया होता है। कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो आगे बढ़ लिया जाए। यस सर। चलो, तो अब एक और स्ट्रेस की हम लोग बात कर लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को समझना भी आसान काम है। सपोज आप तो एक स्फेयर कंसिडर कर लो, मान लो ये एक स्फेयर है ना। अब इस स्फेयर पे क्या हुआ, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है इक्वल। मतलब आप इसको कंसिडर करने के लिए ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि हमने क्या किया, हमने किया है कि एक बॉल को लेकर के पानी में डुबा दिया। जब आप पानी में डुबाओगे तो चारों तरफ से वाटर का फोर्स इस बॉल के ऊपर काम करेगा। अब इमेजिन ये करता हूं कि भैया ये जो आउटर फोर्स है इसने क्या किया, इतना फोर्स लगा कि ये जो रेड कलर से पहले जो दिख रहा था इसका सरफेस, वो सरफेस कैसा हो गया बेटा, वो सरफेस छोटा हो गया और अब ये इनसाइड वाला सरफेस बना। नहीं समझे कि समझे? पहले ये वॉल्यूम जो था वो V था, ये जो बीच में दिख रहा है ना खाली सी जगह वो डेल V है। तो अब इसका वॉल्यूम कितना बचा बेटा, तो V माइनस डेल।
आया समझ में या नहीं आया? आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से कंप्रेस किया, तो यही बनेगा। ये है आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या है ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस? कोई दिक्कत? सर ये बहुत पेन था। नहीं, स्ट्रेस भी तीनों होंगे, स्ट्रेन भी तीनों होंगे। जो आपको स्ट्रेस में देखने को मिल रहा है वही चीजें स्ट्रेन भी होगी। एक्चुअली अब आते हैं स्ट्रेन पे। देखो स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है बेटा? तो स्ट्रेन है चेंज इन शेप, या डायमेंशन लिख लो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, काम करो, इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लो और अच्छा हो। सुनो ना, एक्चुअली क्या हो रहा है कि अब हम थोड़ी सी बात ये करना चाह रहे हैं कि भाई जो चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, जैसे आपने लेंथ में चेंज करा, आपने किस में, लेंथ में चेंज किया, इसमें आपने यहां पर इसके सरफेस में चेंजेस किया, यहां पे आपने वॉल्यूम में चेंजेस किया, तो इन चेंजेस को मेजर करते हैं, इसको ही कहते हैं हम क्या, स्ट्रेन। मतलब आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट का शेप ही बदल दिया। आपने लेंथ खींचा था, जैसे मान लो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करेंगे बेटा, वही टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसकी हम बात करते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल। आप इस नाम से भी पढ़े होगे है ना, इसलिए घबराना मत नाम को लेकर के, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, तो आपने कहा डेल एल मैंने चेंज किया था अपॉन में ओरिजिनल लेंथ एल। ये जो टेंसाइल बोल रहे हैं ना, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल है यस सर। ना, इस नाम से भी पढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चेंज इन लेंथ डेल एल था, ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल। चाहे कंप्रेस करो या फिर एक्सपेंड करो, कंप्रेस करोगे तो ये नेगेटिव के साथ में आ जाएगा, है ना, इसलिए डेल एल लिखा हुआ है। इसी तरीके से दूसरा आपके पास में क्या मिल गया बेटा, तो चलो वही वॉल्यूमेट्रिक लिख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जब आप बात करोगे तो ये क्या मिलेगा, डेल वी अपॉन में वी। एंड द फाइनल अपन बात कर लेते हैं किसकी, तो टेंजेंशियल। टेंजेंशियल स्ट्रेन, इसको जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं या फिर टेन थीटा से लिखते हो, होता वही है, डेल एल अपॉन में एल ही होगा। यहां पे ध्यान से देखो, ये एंगल है थीटा, ठीक है ना, ये एंगल जो है आपका, ये क्या है बेटा, थीटा। ये जो आपको चेंजेस यहां पर देखने को मिल रहा है ना, ये यहां से यहां तक जो लेंथ मिली है, दिस इज डेल एल, ये जो लेंथ मिली है दिस इज डेल एल, और इसका ये जो बेस है ये कितना था, एल लेंथ का था, तो एल और ये डेल एल, तो एंगल इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई दिक्कत है? ये ध्यान में रखना, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी है बेटा, यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेशियो है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस। नहीं आया समझ में, क्या आया जल्दी बोलो। यस सर। तो ये सबसे पहला जो है स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा हम वॉल्यूमेट्रिक की बात करें, जैसे मान लो अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन रख लेता हूं, अगर मैं क्वेश्चन रख लेता हूं कि अ स्टील वायर 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इट्स सस्पेंडेड, है ना, फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, when a mass is hung at its lower end, the increase in length recorded is 1 centimeter, है ना, determine the strain in the wire, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया बेटा, देखो यहाँ पे आपको ओरिजिनल लेंथ दी हुई है, बोलो,
ओरिजिनल लेंथ आपके पास में कितना है 2 मीटर, इंक्रीज इन लेंथ कितना है बोलो, ये दिख रहा है ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है ना, इंक्रीज इन लेंथ कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर, कितना है सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो तो 1 इंटू 10⁻² मीटर कर दिया। अब बताओ इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ मतलब 1 इंटू 10⁻² अपॉन में 2, मतलब कितना मिलेगा, इसको कैंसिल कर लो, ये -2 का मतलब समझता हो नीचे आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो ये लिख लो 5 इंटू 10⁻³ कोई यूनिट होगी क्या, सर चलो आगे बढ़े, बोलो 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 यस बोलो, सर बोलो। चलो तो देखो भैया एक टर्म यहाँ पे और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं है ना, जिसकी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर किसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए मैं फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूँ ना सबके लिए है ना, तो आपको क्या मिला डेल वी अपॉन में वी मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा ये ना एक छोटी सी बात याद रखना, स्ट्रेन को ना ऐसा सिग्मा से डिनोट कर, सिग्मा मत को एप्सिलॉन कह सकते हो, ये एप्सिलॉन से डिनोट, जैसे उधर सिग्मा था इधर में कैसे एप्सिलॉन से, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ना ऐसा ई एल लिखते हैं, इसको ई वी लिख लो, और इसको जो है ना ये ई थीटा टर्म से डिनोट या डायरेक्टली थीटा, ठीक है। चल तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फटाफट से है ना, हुक्स लॉ की, ये जब दोनों चीजें समझ में आ गई है ना, तो हम बात कर लेते हैं हुक्स लॉ की, स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आया ना, दोनों एक ही चीज है बेटा, कैसा, हुक्स लॉ ने हमको बताया कि भैया क्या एक ही चीज है, तो एक ही चीज कुछ इस तरीके से है, ये इनका कहना था कि भाई सुनो, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे, मतलब आप जितना स्ट्रेस लगाओगे उसके शेप में उतना ही चेंज होगा, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, नहीं समझे समझे, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन कह लो, जब ये सिग्मा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं है ना, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी, यही सेम चीज, घबराना नहीं, यही सेम चीज जब आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पढ़ोगे ना, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वहां पे कुछ इस तरीके से गिवन होगा है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम ई लिख लेते हैं है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको कहते हैं, इधर में स्ट्रेन लिखा होगा और इधर में स्ट्रेस लिखा होगा, तो चिंता मत करना ये दोनों ही चलेंगे ना, स्ट्रेस अपॉन में ये क्या है बेटा, इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, चलेगा। यस सर चलो तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से आपको क्या समझ में आया भाई, कि हमारे पास जो कुछ भी चेंज हो सकता है, यार देखो ना ये कुल मिलाकर के आपको एक बात समझ में आ रही है, चेंजेस किस में देखने को मिला, शेप, तो शेप में किस में चेंज मिल सकता है, तो मैंने कहा एक तो लेंथ में, दूसरा किस में मिल सकता है बेटा वॉल्यूम में, और तीसरा जो है वो कौन है, शेयरिंग, ये तीन बातें याद रख लेना, यही तीन टाइप के स्ट्रेस भी होंगे और इसी तीन टाइप के स्ट्रेन भी होंगे, और इन्हीं तीन टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होगा, तो हुक्स लॉ से जो मेरे को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिला, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो तीन तरीके के मिले, पहला क्या है बेटा यंग मॉड्यूलस, अब कोई मेरे से पूछेगा सर यंग मॉड्यूलस की क्या कहना चाह रहे हो, तो भाई यंग मॉड्यूलस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके लिए, ये आपके लेंथ के लिए है, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल था है ना। दूसरा अगर आप बात करोगे तो यहां पर किसकी बात करोगे, बल्क मॉड्यूलस की, बल्क मॉड्यूलस बोलो, ये किसके लिए होगा बेटा बल्क मॉड्यूलस, तो ये वॉल्यूम के लिए है ना,
और तीसरे नंबर पे जो आपको मिलेगा वो मिलता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको ईटा से डिनोट करते। ये कौन सा वाला? शेयरिंग वाला। नहीं समझ में आया? क्या आया जल्दी बोलो। तीनों का अगर फॉर्मूला एक्साइल करे एक साथ तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा? यंग मॉड्यूलस में तो आप कहोगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अगले पेज पे ही रख लेता हूं, अगले पेज पे रख लेते हैं। देखो यहां पे यंग मॉड्यूलस की बात हो जाए, है ना, यहाँ पे बल्क की और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस की बात हो जाए और यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो क्या क्या बोलोगे बेटा? यंग मॉड्यूलस की अगर आप बात करते हो तो यंग मॉड्यूलस गामा इक्वल्स टू, है ना, क्या लिखोगे? लॉन्गिट्यूडनल, बार बार गड़बड़ होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलेगा? जब बल्क मॉड्यूलस में बात करोगे तो यही चीज क्या हो जाएगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहां पे अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये गामा नहीं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है ना, ईटा से डिनोट कर रहे हैं। ये आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? तो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में टेंजेंशियल स्ट्रेन। बोलो भैया किसको याद नहीं हो पा रहा है? कोई है जिसको ना याद हो पाए? तो गामा इक्वल्स टू अगर आप लिखना चाहोगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, देखो ऊपर में आपको सभी में जो मिलेगा एफ अपॉन में ए ही मिलेगा, ये डेल एल अपॉन में एल होगा। यहां पे अगर आप बात करोगे तो वॉल्यूम, भाई कुछ भी करो एफ अपॉन में ए ही मिलना है, नीचे जो मिलेगा वो डेल वी अपॉन में वी मिलेगा। ईटा की अगर आप बात करोगे ये भी डेल एल अपॉन में एल ही मिलना है, ठीक, सॉरी 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 सॉरी, एफ अपॉन में ए ही मिलना है। स्ट्रेस तो सेम है, स्ट्रेस का फॉर्मूला कहीं चेंज नहीं है, नीचे डेल एल अपॉन में एल मिलने वाला। अब इसको अगर आप चेंज करोगे, ये डेल एल अपॉन में एल यहां लिखने से पहले ना थीटा जरूर लिख देता हूं। तो एक काम करो, जब यहां पे गामा लिखना चाहोगे तो ये एल ऊपर चला जाएगा, मतलब एफ ए अपॉन में, एफ एल अपॉन में ए डेल एल। चलेगा? बीटा की जब आप बात करोगे, है ना, जब आप किसकी बात करोगे बेटा? यहां पर बीटा की अगर आप बात करोगे तो बल्क, कुछ गड़बड़ हो गया यार, सॉरी सॉरी, क्या है? कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करते हैं उससे, है ना। चलो तो ये हो जाएगा एफ वी अपॉन में ए डेल वी। ईटा की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा एफ एल अप ए डेल। आई होप किसी को भी इन सभी में कोई दिक्कत परेशानी होगी, है ना। सब सेम टू सेम चलने वाली चीजें हैं, सब बराबर से चल रही हैं तीनों फॉर्मुलेशंस में। बल्क मॉड्यूलस का जो उल्टा होता है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, बी से बीटा से डिनोट करते हो, ये होता है 1 अपॉन में के। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करने वाली बात। हो गई बात खत्म? आओ एक जरा छोटू सा क्वेश्चन देख लेते। देखो, अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, है ना, इज सपोर्टेड फ्रॉम अ पुली which in turn is supported by a rope of sectional area 1 into 10 to the power 3 mm square, and modulus of elasticity 10 to the power 3 Newton per square mm। ठीक है, as shown in figure। मैं ड्रॉ कर देता हूं, है ना। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को यहां पर आपको नेग्लेक्ट करना है। डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ लोड।
देखो ऐसा डायग्राम है बेटा, ये दो फिक्स पॉइंट है, थोड़ा ज्यादा ही दूर हो गया, मैं दोबारा से बना, ये दूसरा फिक्स पॉइंट राइट। यहाँ पे बेटा एक पुली है, ये एक आपकी पुली, ठीक है। और यहाँ पे इस पुली पे, यहाँ पे है ना 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का एक मास लटक, ठीक है। तो अब से यहाँ पे मांगा जा रहा है डिफ्लेक्शन, बता दो कितना डिफ्लेक्ट हुआ। क्या मांगा जा रहा है? डिफ्लेक्शन मांगा जा रहा है आपसे कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ। तो देखो अल्टीमेटली हमसे मांगा जा रहा है वो है एक्सटेंशन ऑफ रोड, मतलब मेरे से जो मांगा जा रहा है डिफ्लेक्शन, मतलब क्या डेल एल की बात हो रही है, कितना लेंथ में चेंज हो जाएगा, आप तो इसकी बात कर लो। तो लेंथ में चेंज होने का मतलब है, यहां पर मेरे को ध्यान से देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, लेंथ में सिर्फ चेंज हो रहा है, मतलब ये गामा की वैल्यू है 10⁻³ न्यूटन पर स्क्वायर mm। अच्छा 10 किलो न्यूटन मतलब यहां पर आपको गिवन है टेंशन कह लो 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब 10 किलो न्यूटन जो इसके ऊपर लग रहा है इन दोनों ही जगह से, है ना, मतलब ये जो रोप है इस पे ये 900 mm का है, और ये जो रोप आपको गिवन है ये 600 mm का है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि टोटल ये जो 10 किलो न्यूटन का जो फोर्स है ये दोनों रोप मिलकर के संभाल रहे हैं ना, यानी ये जो टोटल टेंशन है उसको 2T कह लूं भाई, समझो ना, यहां पे एक T मिलेगा और यहां पे एक T मिलेगा, ये दोनों ही टेंशन किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर। हमेशा बोला है कि भाई अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है टेंशन, तो आपको यहां पर T की वैल्यू कितनी हो गई, 5 किलो न्यूटन मिला, ठीक है। कितना, 5 किलो न्यूटन मिला। तो अब एक काम कर लेते हैं कि यहां पे हमें निकालना है, ये आपने को गिवन है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से आप निकाल सकते हो इसको, है ना, मतलब गामा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा वो है F अपॉन में A इंटू डेल एल अपॉन में L। और F अपॉन में A की अगर मैं बात करूं तो फोर्स अपॉन में एरिया, है ना, तो इसको और मॉडिफाई करूं तो ये टेंशन अपॉन में एरिया इंटू डेल एल अपॉन में L। अब बेटा आपको डेल एल चाहिए तो कैसे निकालोगे डेल एल, बताओ, डेल एल आपको चाहिए कैसे निकालोगे यहां से, तो डेल एल इज इक्वल्स टू गामा इंटू एरिया इंटू एल अपॉन में, चलेगा, किसी को दिक्कत हो तो बोल। अब सबकी वैल्यू उठा करके रखो, गामा की वैल्यू इन्होंने दे करके रखी हुई है ना 10, एरिया अपने को गिवन है, एरिया अपने को गिवन है, ठीक है। अच्छा ये पूरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब गामा ही पूरी की पूरी गिवन है, तो पूरी की पूरी इसको रख लो 5 अपॉन में 10⁻3, ठीक है। और लेंथ, एक्चुअल जो लेंथ अपने को गिवन है उसकी अपन बात कर लेते हैं कि इस वायर की एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो भाई ये दोनों 900 nm और 600 दोनों को जोड़ दो भैया, ये हो गया आपका 1500 nm की, ये हो गई 1500 nm की, ये हो गई वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, यहां से आपको डिफ्लेक्शन मिल जाए, ठीक है। बढ़े आगे भैया, जिंदा हो? जी सर। तो एक छोटी सी चीज रख लेना, है ना, जैसे हम लोग जो बल्क मॉड्यूलस की जो बात कर रहे थे, तो नेगेटिव साइन के साथ मेरे नेगेटिव रखना, क्योंकि आप कंप्रेस करते हो वो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए उसको नेगेटिव साइन देते हैं, ठीक है। यहां तक में किसी को दिक्कत परेशानी ना हो तो एक जल्दी से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर लें, है ना, और इसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या कहता है एक्चुअली कि भाई आप ना एक अमाउंट ऑफ फोर्स जब आप लगाते हो
तो शुरू में उस बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब वो पूरा रिटेंड करता, ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो जब तक वो मेरे फोर्स को रिटेंड करता है तब तक की लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है वो इलास्टिसिटी है। और जब तक आप, है ना, फोर्स लगाते हो, फोर्स जैसे ही हटाते हो उसने अपने साइज को रीगेन कर लिया, आपने फिर से फोर्स लगाया, फिर से आपने फोर्स हटाया, उसने साइज को रीगेन कर लिया। इसको हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, राइट, है ना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं, ये हल्का सा गोल का, यहां तक ए पॉइंट नाम देता हूं, यहां पे एक पॉइंट नाम देता हूं बी। अब ये जो बी पॉइंट है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इसके बाद में थोड़ा सा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा पॉइंट सी तक, इसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। इसके बाद भी आप नहीं मान रहे और फोर्सेस लगाओगे तो फोर्स सस्टेन करेगा, और ये ऐसा नहीं करेगा। तो यहां कहीं पे, है ना, यहां कहीं पे हम लोग बना लेते हैं एक पॉइंट और डी कह लेता हूं यहां पे, चलो, और यहां पे अपने को मिलेगा ई। इन सभी पॉइंट्स का मैं नाम आपको लिख दे रहा हूं। इधर साइड में आपका स्ट्रेस है और इधर साइड में जो है बेटा ये है आपकी स्ट्रेन, सॉरी ये है स्ट्रेन, और ये है आपकी। मेरा कहना यह है कि भैया ये जो ए पॉइंट है ना, ये आपकी इलास्टिक रेंज है ना, ये इलास्टिक है। बी जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। बी जो पॉइंट है ये क्या बेटा? इलास्टिक। सी जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं यील्ड पॉइंट, ठीक है। अब सी से लेकर के डी तक का जो बिहेवियर है ना, सी डी जो बिहेवियर है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्लास्टिक बिहेवियर। अच्छा, इसके बाद में जो डी पॉइंट है ये है अल्टीमेट पॉइंट, और जो डीई है ना, ये है आपका फ्रैक्चर। एक बात सुनो, आपने एक कोई रबर बैंड का एग्जांपल ले लो, चलो रबर बैंड आपने लिया अपने हाथ में और आपने उस रबर बैंड को खींचना शुरू किया, सुन रहे हो मेरी बात को? तो आप खींचते गए खींचते गए खींचते गए, जैसे जैसे खींचोगे उसके स्ट्रेन, मतलब जितना फोर्स लगाते जाओगे उसका उतना शेप चेंज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ऐसा करते करते आप ए तक पहुंच गए, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ये है इलास्टिक रीजन। ए तक क्या हो रहा है भाई? आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स हटा दोगे वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में जाएगा, फिर फोर्स लगाओगे, फिर से क्या होगा? वो अपना शेप चेंज करोगे, फोर्स हटा दोगे वापस अपनी जगह पे। थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दिए, कहां पहुंच गए? बी पे। ये जो पॉइंट है ये कहां पहुंच गए बेटा? आप पहुंच गए बी पे। जैसे ही आप बी पे पहुंचोगे ना, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब ये वो पॉइंट है कि इससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो अब दोबारा वो अपने साइज को रीगेन नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। यानी हमको जितने भी काम करने होते हैं वो सब इलास्टिक लिमिट में रह के ही काम करना होता है। मतलब ऐसा कहना है कि भैया जैसे आप रबर बैंड यूज कर रहे हो, रबर बैंड अलग अलग पैकिंग्स के लिए अलग अलग यूज होती है, आप सबको पता है। तो आप किस पैकिंग के लिए कौन सा रबर बैंड यूज करते हो, आप उसकी थिकनेस डिसाइड करते हो, उसकी इलास्टिक लिमिट डिसाइड करते हो। आप नॉर्मल कोई सा भी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सिंपल जो आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए जो रबर बैंड्स लेकर के आते हो, उसके जरिए किसी मेटेलिक सीट को आप नहीं पैक कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब वो ज्यादा स्ट्रेन करने वाला है, ज्यादा स्ट्रेस लगाने वाला। तो बात समझ में आ रही है? ए तक तो इजीली वो इलास्टिक बिहेवियर दिखाएगा, बी वो इलास्टिक लिमिट है, जिससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक मतलब परमानेंट शेप का चेंज होना, परमानेंट चेंज ऑफ शेप इज कॉल्ड प्लास्टिक। अब सी पॉइंट के बाद डी पॉइंट तक आप जब फोर्स लगाओगे तो परमानेंट शेप चेंज हो चुका भाई, अब उसका शेप चेंज ही है, कुछ नहीं हो रहा, बस शेप चेंज हुआ है, लेकिन मतलब ये अपने आप को रीगेन नहीं कर रहा। लेकिन डी से ई की कहानी, आपके एक पेन का स्प्रिंग खराब कर सकते हो, पेन के अंदर में जो स्प्रिंग डली होती है उसको आप ऐसा कर सकते हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे तो वापस से रीगेन कर लेगा, थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो अब वो रीगेन करने की स्थिति में नहीं होगा।
मतलब वो लिमिट पे आ गया। इससे ज्यादा लगा दोगे तो वो परमानेंटली क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब ये वाला जो रेंज है ये क्या हो गया, परमानेंटली उसका शेप चेंज हो गया। लेकिन और नहीं मान रहे, और उससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये ध्यान में रहेगा बेटा, इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यस सर। तो ये है बेटा आपका प्लास्टिसिटी एंड आपका इलास्टिसिटी, है ना। इसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के ऊपर, राइट। कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूं जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख देता हूं, फटाफट से आप समझ लेना। इन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे, और नहीं तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, वो जो आपका यंग मॉड्यूलस वाला पोर्शन है उस पे आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, राइट। करे बात जल्दी जल्दी से। जी सर। तो पहला पॉइंट याद रखना, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भैया ये आखिरी वाले ये पेजेस बिल्कुल याद रखना, ये सब भुला नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। अगली बात कर लें, ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सुन रहे हो मेरी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है ना उसके। चलो, ऐसे ही जब ब्रेकिंग स्ट्रेन की बात होगी तो ये इलोंगेशन और कंप्रेशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, इलोंगेशन और कंप्रेशन, ये सारे जनरल टर्म है ना, ये जनरल टर्म है भाई। आप जो फोर्स लगा रहे हो ना उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। बेसिकली आप चाहते हो डिफॉर्म करना, उसी को हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ब्रेकिंग ब्रेकिंग लिख रहे हैं, ठीक है। यही किया ना भाई स्ट्रेन में। चलो, ब्रेकिंग स्ट्रेन भी जो होता है ये कैसा होगा, कांस्टेंट। किसी मटेरियल में जो ब्रेकिंग स्ट्रेन होगा ये भी हमेशा कैसा रहने वाला बेटा, ये भी आपको कांस्टेंट रहने है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो कहानी फिनिश करें। बोलो। तो भैया मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको करना है जो हमने आपके लिए शीट शेयर करी हुई है क्वेश्चंस की, वो शीट सॉल्व कर